हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। बच्चों, ये तुम देख रहे हो, ये एक हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का 2023 का। कुछ बच्चे जो कि हिंदी मीडियम के हैं, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें हिंदी में ये वाला एक्सप्लेन कर दें, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। उम्मीद है सभी के काम आने वाले हैं। क्वेश्चंस उसी तरह के हैं जैसे कि आपके इंग्लिश मीडियम के होते हैं, हिंदी के सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम के हैं ये, तो सबके काम आएंगे। आप लोग देख सकते हो इसको। और वीडियो अच्छा लगे, हिंदी में कैसा लगा वीडियो, पहली बार बना रही हूँ जो कि हिंदी में बनाती हूँ, लेकिन इंग्लिश वाले पेपर को ही हिंदी में या इंग्लिश के ही जो मटेरियल है उसको पढ़ाते हैं हिंदी में। लेकिन यहाँ पर हिंदी के ही वर्ड्स, आपको जो साइंटिफिक टर्म्स हैं वो हिंदी में ही दिखेंगी, क्योंकि ये हिंदी मीडियम का पेपर है। तो ये भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस होगा आपको। आप सीख सकते हो हिंदी के कौन से टर्म्स होते हैं जो कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। तो शुरू करती हूँ बिना किसी देरी के। दो चालक तारों ए और बी, ठीक है, VI ग्राफ आरेख में दर्शाए अनुसार है। मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये आपका VI ग्राफ है। आप देख सकते हो, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, राइट। और यहाँ पर ये तार है आपका A और B, दो तार हैं। यदि दोनों तार समान लंबाई, दोनों तारों की लंबाई समान है और उनका व्यास भी समान है, यानी कि रेडियस सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है, लेंथ भी सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो इन दोनों तारों में से कौन सा तार उच्च प्रतिरोधकता के पदार्थ का बना है? तो अब ये जो वर्ड है उच्च प्रतिरोधकता, ये है आपका रेजिस्टिविटी, यानी कि किस मटेरियल, इन दोनों में से कौन सा तार किस जो है वो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल का बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उच्च प्रतिरोधकता है यानी हाई रेजिस्टिविटी वो किस पदार्थ की है। तुम्हें ये फार्मूला पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है रो पर, दैट इज़ द रेजिस्टिविटी, और द प्रतिरोधकता, और एल पर यानी कि लंबाई पर, और ए पर यानी कि व्यास पर या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है। अब ये दोनों तो सेम है, तो ये तो आप काट दो। तो यदि R इज इक्वल टू रो आ रहा है, यानी यदि R बढ़ेगा तो रो भी, या कह सकते हो रो बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, रो घटेगा तो R घटेगा। मतलब यदि जो मटेरियल है उसकी प्रतिरोधकता क्षमता ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और तुम्हें पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसके, करंट के। यानी करंट यदि बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, और आप कह सकते हो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी। मतलब रेजिस्टेंस घटेगा, कम होगा रेजिस्टेंस तो करंट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी कि यदि प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, प्रतिरोध करने की जो क्षमता है तार में वो यदि कम होगी तो करंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कौन सा हाई रेजिस्टिविटी का बना है? अब देखो ये हमारा आई वाला एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ए जो तार है उसकी जो करंट की यूनिट है, यदि मैं यहाँ पर ए एक्स मान लूँ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर ओ मान लूँ, और ये वी वाला पॉइंट जो है मैं यहाँ पर सपोज़ वाई मान लूँ, तो सिंपल सी बात है एक्स वाला जो है वो ज़्यादा करंट शो कर रहा है देन दैट ऑफ द वाई। वाई में करंट कम है, वाई में करंट कम है, वाई कौन से वायर में है, वी में। तो यानी कि जो उच्च प्रतिरोधकता है यानी जिसमें कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है वो किसकी है, बी वायर की, ठीक है, या बी तार की। जो तार बी है वो उच्च प्रतिरोधकता वाला है। आगे बात समझ में? तो ये इसका आपका आंसर होगा। तो एक एक चीज़ को आपको समझना होगा और तब आंसर करना होता है, ठीक है। आगे बढ़, अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में निम्नलिखित की भूमिका का उल्लेख कीजिए। पहला है पित्तरस और पित्त लवण। तो देखो जो पित्त रस होता है ना वो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है पित्तरस? यकृत से, ठीक है। और जो भोजन आमाशय से आता है, जो भोजन आमाशय से आ रहा है, ये भोजन, ये क्या होता है, अम्लीय होता है। ये भोजन अम्लीय होता है, एसिडिक होता है नेचर में। तो इस एसिडिक भोजन को, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का काम पित्तरस करता है, ठीक है। तो इसका काम, इस भोजन को, जो कि अम्लीय भोजन है, उस भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? जो यकृत से पित्तरस निकल रहा है वो बनाता है, ठीक है। अब यकृत से जो पित्तरस निकल रहा है उसने इसको
क्षारीय बनाया, और साथ ही उसका क्या काम होता है, जो फैट होता है यानी कि बसा होता है उस पर क्रिया करता है। ठीक है, तो जो पित्त लवण होते हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हो इसको बाइल सॉल्ट्स, वो इनको छोटी छोटी गोलिकाओं में यानी कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स में जो फैट है यानी कि जो बसा है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में या फिर आप कह सकते हो छोटी गोलिकाओं में डिवाइड कर देता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में, ठीक है, तोड़ देता है, जिससे कि वो अच्छे से अवशोषित हो सके, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। और इससे क्या होता है, जो जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनकी क्रिया करने की जो क्षमता होती है या क्रियाशीलता होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा है आग्नेयाशिक एंजाइम, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। आग्नेयाशिक एंजाइम जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो होता है आपका जो कि इमल्सीकृत बसा, जो इमल्सीकृत बसा यानी कि जो यहाँ पर छोटी गोलिकाओं में बसा को खंडित किया गया है, इसको आप कह सकते हैं इमल्सीकृत बसा या इमल्सीफाइड फैट। तो इन जो इमल्सीफाइड बसा है या आपका इमल्सीकृत बसा या फिर इमल्सीफाइड फैट है, उसको क्या करता है, ये पाचन करता है। तो उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, यहाँ पर लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। और एक और एंजाइम होता है जो कि आपका ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, और ये ट्रिप्सिन जो होता है वो करता है आपका प्रोटीन का इमल्सीकरण या फिर आप कह सकते हो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो तो प्रोटीन का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन लिख देती हूँ पहले यहाँ पर मैं, ठीक है, ये किसका काम करता है, प्रोटीन के पाचन करता है। और जो लाइपेज एंजाइम है वो बसा का पाचन करता है, यानी कि जो बसा के छोटी गोलिकाएं में बढ़ चुका है पित्त लवण से, उसका पाचन करता है। ठीक हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन को मिलाया जाता है, जलीय विलयन को हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जलीय विलयन को क्या कहते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और जब इनको मिलाया जाता है तो क्या होता है, एक हमें सॉलिड या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा अवक्षेप प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं अवशेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको, और इसको द्विविस्थापन क्रिया भी कह सकते हैं। हम जब बात करते हैं पोटेशियम आयोडाइड, इसका फार्मूला होता है Ki, और लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है आपका PbNO3, ठीक है, क्या होता है PbNO3 होल ट्वाइस, ही लेड नाइट्रेट का फार्मूला हुआ, ठीक है। अब लिखा है इन दोनों के जलीय विलयन को, आपको ध्यान होगा कि आप दो टेस्ट ट्यूब लेते हो, एक टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है पानी में मिलाया है पोटेशियम आयोडाइड को, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने मिला लिया लेड नाइट्रेट को, और फिर इन दोनों को आप मिला देते हो सॉल्यूशंस को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये लेड नाइट्रेट है, और इन दोनों को आपने मिला दिया। तो जब मिलाओगे और उसके बाद में आपने इसको थोड़ी देर तक रखा रहने दिया है, ठीक है, तुरंत ही इसको नहीं होगा रिएक्शन, थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप इसको थोड़ी देर तक रखा रहने दोगे तो आप देखोगे कि कुछ पीले रंग के पदार्थ का निर्माण होगा यहाँ पर, और वो जो पीले रंग का पदार्थ है वो होता है लेड आयोडाइड। तो रिएक्शन जो इसकी है, रासायनिक अभिक्रिया जो है इसकी, वो क्या होती है आपकी Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। और इसमें जब दोनों में रिएक्शन हुई है, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों के जलीय विलयन है, और इनमें जब रिएक्शन होती है, जब अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर बनता है आपका लेड आयोडाइड। और ये लेड आयोडाइड ही जो है वो पीले रंग का होता है, ठीक है, ये किस रंग का होता है, पीले रंग का, और ये एक तरह का अवक्षेप होता है, इसीलिए इसको अवशेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको कह सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और साथ में यहाँ पर बन जाता है KNO3, तो इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है ये। लेकिन साथ ही यहाँ पर यदि तुम देखोगे तो K जो कि पोटेशियम है, इसने रिप्लेस किया है लेड को, और लेड ने रिप्लेस किया है पोटेशियम को, और लेड आयोडाइड बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। इसको हम द्विविस्थापित अभिक्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विविस्थापित अभिक्रिया।
ठीक है, तो इसके दोनों नाम आप कह सकते हो, एक तो अभिक्षेपण क्रिया, अवक्षेपण क्रिया, या फिर द्विविस्थापित अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी का पार्ट है। जब कॉपर के चूर्ण को किसी वॉच ग्लास में गर्म किया जाता है तो कोई काला पदार्थ बनता है। देखो, जो कॉपर का चूर्ण होता है उसको, एक चाइना डिश है सपोज ही आपके पास, और उसमें आपने कॉपर को गर्म किया है। ठीक है, मैं यहाँ पर ब्राउन कलर से शो करूँगी, कॉपर ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन कलर का कॉपर हमने दिखा दिया, और यहाँ पर हमने ये बर्नर ले लिया। ठीक है, इसकी फ्लेम भी दिखा देते हैं, थोड़ा आपको भी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। ये फ्लेम हो गई। ठीक है, इस फ्लेम पर आपने इसको आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, अब जब ये आप गर्म कर रहे हो, ये कॉपर चूर्ण है, तो गर्म करने पर क्या होगा, ये आपका एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाएगी। यहाँ पर ये ब्लैक कलर दिखने लगेगा, काले रंग का पदार्थ दिखने लगेगा। तो ये हमने समझने की ज़रूरत है कि हाँ, ये तो हमारा कॉपर था पहले, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया, ठीक है, इस बर्नर की सहायता से, तो ये हमारा जो ब्लैक कलर का पदार्थ बना है, ये बन गया है कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम CuO कहते हैं। तो ये काला पदार्थ क्यों बनता है? ये आपका ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है, उपचयन। ठीक है, तो ये उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब हमने कॉपर है और इसको हमने यहाँ पर गर्म किया है, ठीक है, बर्नर की सहायता से, ये बर्नर है, इसकी सहायता से यहाँ पर जब ये गर्म हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया होगी और उसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड बनेगा, जो कि काले रंग का होता है। क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड, और ये पदार्थ है काले रंग का। ठीक है, किस कलर का है ये? काले रंग का। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन को आपने बैलेंस कर लिया, अभिक्रिया को आप संतुलित कर सकते हो इस तरह से। अब पूछा है, इस काले पदार्थ को अपने मूल में किस प्रकार लाया जा सकता है? तो ये जो रिएक्शन हमारी थी, ये तो थी हमारी उपचयन। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। अब यदि हम इसके ऊपर जो हमारा एक कॉपर ऑक्साइड बना है, इस पर यदि हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, H2 गैस को पास करते हैं, तब क्या होता है, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड जो कि काले रंग का पदार्थ बनता है, उस पर यदि हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हम इसके मूल रूप को पा लेते हैं, यानी कि कॉपर अपने मूल रूप में प्राप्त हो जाता है, Cu+H2O। ठीक है, यहाँ पर 2Cu हो जाएगा, यहाँ पर 2H2 हो जाएगा, संतुलित कर लिया आपने अभिक्रिया। ये होता है आपका अपचयन अभिक्रिया के कारण। यहाँ पर क्या हुआ है, जो कॉपर ऑक्साइड है इसका अपचयन हो गया है, किसमें? इसका अपचयन हो गया कॉपर में। ठीक है, तो ये है हमारा उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया, जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन का, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, जबकि जो अपचयन है उसमें ऑक्सीजन अलग होती है।